नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज एक नए टॉपिक के साथ जो जनरल साइंस में केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आरआरबी एग्ज़ाम्स में इसके क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी पूछे जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस एक बार फिर मैं इंट्रोवर्ट आपके सामने लेकर आया हूं, तो वीडियो में अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहें। टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। इसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम्स एंड देयर फंडामेंटल कंपोनेंट्स, एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझेंगे। पहले तो हम समझते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्वांटम मैकेनिक्स में एक मौलिक सिद्धांत है। हाइजेनबर्ग क्या है? हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में एक मौलिक सिद्धांत है जिसे जर्मन वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति या पोजीशन और संवेग, मतलब कण की स्थिति और संवेग को एक साथ बहुत ही सटीकता से मापा नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक कण की स्थिति को अत्यधिक सटीकता से मापने की कोशिश करते हैं तो उसका संवेग उतना ही अनिश्चित हो जाता है। ठीक है, और इसके विपरीत भी यही होता है। अगर हम संवेग नापेंगे तो मतलब अगर हम उसकी सटीकता से कण की स्थिति को नापने की कोशिश करेंगे तो संवेग अनिश्चित हो जाएगा, और अगर हम संवेग नापने की कोशिश करेंगे तो उसकी स्थिति जो है वो अनिश्चित हो जाती है। ठीक है, हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, अब इसको हम गणितीय रूप से व्यक्त किया जाता है। ये कहते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, कण की स्थिति में अनिश्चितता है, और डेल्टा पी है कण के संवेग में अनिश्चितता, और एच यहाँ पे कहलाता है प्लैंक का कांस्टेंट यानी प्लैंक स्थिरांक। इसका अर्थ है कि किसी भी कण की स्थिति और संवेग के बारे में पूर्ण सटीकता से जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। यह सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी में मौलिक भूमिका निभाता है और इसका प्रभाव सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के व्यवहार को समझने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाइजेनबर्ग से क्या हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति और संवेग के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, अब प्लैंक का कांस्टेंट जैसे एच हमने बताया भी हाइजेनबर्ग में एच अपॉन 4 पाई, तो उसकी जो है वैल्यू के बारे में समझते हैं, जिसे एच से प्रदर्शित किया जाता है। भौतिकी में एक मौलिक स्थिरांक है ये। ठीक है, क्या है, कांस्टेंट है ये। इसका उपयोग क्या होता है? उपयोग मुख्य रूप से क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है और यह ऊर्जा और वेवलेंथ के बीच संबंध को दर्शाता है। इसकी मान्यता का श्रेय वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक को जाता है, जिन्होंने 1900 में प्रस्तुत किया था। प्लैंक का स्थिरांक का जो मान है वो है 6.62607015 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू हमें याद रखनी है। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की ये वैल्यू हमें याद रखनी है, ये वैल्यू हमें याद रखनी है, यानी 6.63 कर सकते हैं इसको, 6.63। ठीक है, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, प्लैंक के स्थिरांक का महत्व क्या होता है? इसका महत्व है प्लैंक के स्थिरांक का उपयोग विशेष रूप से ऊर्जा और प्रकाश या किसी भी कण की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसे निम्नलिखित सूत्र के रूप में लिखा जा सकता है, E इक्वल टू एच इंटू एफ। ठीक है, E क्या है, एनर्जी है, H है प्लैंक का कांस्टेंट है, F क्या है, आवृत्ति। ठीक है, यह समीकरण बताता है कि किसी फोटॉन यानी प्रकाश के कण की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के सीधे अनुपात में होती है। प्लैंक का स्थिरांक क्वांटम मैकेनिक्स का एक बुनियादी हिस्सा है और इसे भौतिकी के कई सिद्धांतों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, अभी हमने बताया था इसके बारे में। तो अब हम आगे चल के क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामान्यतः परमाणु में के नाभिक में क्या पाया जाता है? परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन और तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी केवल न्यूट्रॉन। आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है ये, 2 बार पूछा जा चुका है। देखिए कि एक तो 2019 में, एक 2014 में, ठीक है। तो सामान्यतः परमाणु के नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन क्या किसे कहते हैं? प्रोटॉन जो होता है, परमाणु के अंदर प्रोटॉन का एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और इस पर इकाई धन आवेश रहता है, ठीक है। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज रहता है प्रोटॉन पर, ठीक है। और परमाणु में धन आवेश युक्त इस कण की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को, मतलब जो प्रोटॉन की खोज करी थी वो किसने करी थी? गोल्डस्टीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं। न्यूट्रॉन क्या है? परमाणु के अंदर एक न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, अर्थात न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात कराकर की थी। क्या है कि बेरिलियम धातु पर इन्होंने अल्फा रेज को टकराया था, इससे क्या हुआ था? न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, ठीक है। इसकी खोज करी है जेम्स चैडविक ने, और कब की है? 1932 में। इसका द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए न्यूट्रिनो, ऑप्शन बी पॉजिट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन। तो न्यूट्रिनो विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। क्या है? न्यूट्रिनो, ठीक। न्यूट्रिनो एक नया कण है जिसका सर्वप्रथम आविष्कार 1930 में पाउली ने किया था। इस कण का प्रथम सिद्धांत आधार प्रसिद्ध भौतिकविद फर्मी ने 1934 में बतलाया, और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? चैडविक ने। और न्यूट्रिनो की जो खोज करी थी वो करी थी पाउली ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन के समतुल्य पूछ रहा है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी एंटी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाया जाने वाला एक मौलिक कण है। इसकी खोज सन 1932 में कार्ल डी एंडरसन ने की थी। यह एक धनावेशित मूल कण है, ठीक है। पॉजिट्रॉन क्या है कि धनावेशित है, ये मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ही एक कण होता है जिसको मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। और इसको जो है इलेक्ट्रॉन का ही एंटी कण कहा जाता है। इससे भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी कण किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कहेंगे पॉजिट्रॉन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन के बारे में समझते हैं। नेट आवेश के साथ एक परमाणविक कण जो उदासीन है, उदासीन तो नहीं है इलेक्ट्रॉन। नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो धनात्मक है, धनात्मक भी नहीं है। नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो ऋणात्मक है, बिल्कुल। नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो शून्य है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण है जो ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इसका द्रव्यमान जो है 9.109 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है, ठीक है। जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणविक कण की खोज करी थी? जेम्स चैडविक ने किसकी खोज करी थी? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या न्यूरॉन या न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। यह एक आवेश रहित मूल कण है जो परमाणु के नाभिक में रहता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के
लगभग बराबर है। यह एक अस्थाई मूल कण है, ठीक है, अस्थाई है, ये स्थायी नहीं है। आवेश रहित होने के कारण इस इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है, यानी न्यूक्लियर फिशन में किया जाता है, ठीक है। जब एक होता है नाभिकीय फ्यूजन और अब एक होता है नाभिकीय फिशन, ठीक है। तो नाभिकीय फिशन में किसका उपयोग किया जाता है? न्यूट्रॉन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जेम्स चैडविक, नील्स बोर, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। तो वैज्ञानिक के नाम है और उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके नाम इस प्रकार हैं। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी और इन्हें 1906 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन सी है, ठीक है। ये जो है ये वैज्ञानिक दिए गए हैं और इनका जो है जिन्होंने खोज करी और उनको नोबेल पुरस्कार मिला, ये याद रख लेना है, ठीक है। अब क्या करना है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या करा था? नाभिकीय भौतिकी का जनक है ये। इनको अर्नेस्ट रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स के जनक हैं ये। और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज, परमाणु के जो नाभिक की खोज करी थी वो रदरफोर्ड ने करी थी। कब करी थी? 1900 मतलब इनको इस चीज़ के लिए 1908 में नोबेल पुरस्कार मिला। और नील्स बोर ने जो है परमाणु संरचना पर विशेष योगदान दिया था, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर का इन्होंने विशेष योगदान दिया था इन पे। और इनको इस चीज़ के लिए नोबेल मिला था। कब मिला था? 1922 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए नील्स बोर, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। और इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ kg है तथा इस पर इकाई जो है ऋण आवेश होता है। और ऋण आवेश का मतलब जो चार्ज है वो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। 19 कूलाम जो है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्वेश्चन आरआरबी जेई में 2019 में और एनटीपीसी में 2017 में पूछा गया है। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी डी क्रिप्टॉन। तो प्रोटॉन जो है एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत कण है। प्रोटॉन में सकारात्मक कण है और सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, ठीक है, जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ा जो होता है वो न्यूक्लियन कहलाता है, जो कि परमाणु नाभिक में नाभिकीय बल से आपस में बंधे होते हैं। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उसके माध्यम से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में अट्रैक्ट होते हैं और बंधे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उप परमाणु कणों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन, प्रतिकण, फोटॉन और न्यूट्रिनो। तो प्रतिकण जो होते हैं वो परमाणु कण के में सामान्य उप परमाणु कणों के विपरीत गुण होते हैं, ठीक। प्रतिकणों में क्या होता है? सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उनमें। जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें प्रतिकण कहा जाता है, यानी एंटी पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। किसी भी कण से संबद्ध उस कण का प्रतिकण भी होता है जिसका द्रव्यमान अभिन्न होता है लेकिन विद्युत आवेश विपरीत होता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन का हो गया पॉजिट्रॉन, ठीक है। ऐसे जो है ये प्रतिकण होते हैं जिनके जो गुण होते हैं वो विपरीत होते हैं और इन पे चार्ज भी जो होता है वो मतलब अपोजिट चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। अभी हमने इसके बारे में ऋणात्मक आवेश जो है इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है आरआरबी जेई में पूछा गया, ग्रुप डी में ये 2 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन।
तो इलेक्ट्रॉन पर जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणात्मक आवेश होता है और इसका द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है और उसकी वैल्यू कितनी है? प्रोटॉन में धनात्मक आवेश, अभी हम इसके बारे में बता चुके हैं। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला स्थायी कण है। ठीक है, जिस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान जो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इसकी खोज जो थी, प्रोटॉन की जो खोज है वो 1886 में ई गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, परंतु इस कण का नाम प्रोटॉन जो है रदरफोर्ड ने 1919 में दिया था। पहले इसका नाम कुछ और दिया होगा, लेकिन इसकी खोज करी थी ई गोल्डस्टीन ने और इसका जो नाम दिया था वो 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया था इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण जो है वो प्रतिक्षेपित करे गए थे। किस पर प्रतिक्षेपित करे गए थे? अभी हमने इसको बताया था उसके बारे में, जब हम उसका बता रहे थे प्लैंक्स कांस्टेंट का। ठीक है, तो अल्फा कण जो है वो सन 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया था, जो कि परमाणु में केंद्रक यानी नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या करा था? नाभिक की खोज करी थी। इस प्रयोग में उन्होंने सोने यानी स्वर्ण की धातु की जो पतली पन्नी है उस पर अल्फा कणों को प्रतिक्षेपित किया था। इस पर उन्होंने पाया कि कुछ अल्फा कण स्वर्ण धातु की पन्नी के पार चले जाते हैं और कुछ कण परमाणु के नाभिक से टकराकर वापस उसी दिशा में चले आते हैं। इसी से परमाणु में नाभिक का पता लगता है। ठीक है, तो किस पर अल्फा कण जो है वो स्वर्ण की जो पन्नी थी, सोने की पन्नी पर अल्फा कण प्रक्षेपित किए थे। ठीक है, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर के एटॉमिक मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है? ठीक है, यह एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है। यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह भीतरी कक्षा में चला जाता है। यह बाहरी कक्षा में चला जाता है। तो बोर के एटम मॉडल की अवधारणा के अनुसार जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है तो वह उत्तेजित होकर अगले बाहरी कक्षा में चला जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को उत्सर्जित करता है तो वह बाह्य कक्षा से भीतरी कक्षा में जाता है। क्या कह रहा है कि जब जो है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है तो वह बाहरी कक्षा में निकल जाता है, बाहरी कक्षा में पहुंच जाता है। और जब एनर्जी जो फोटॉन एनर्जी जो है उत्सर्जित करता है यानी निकालता है, तब वो बाहर से अंदर की कक्षा में चला जाता है ना। इसमें अपोजिशन है, एक तो अवशोषित कर रहा है ना, और एक क्या कर रहा है? उत्सर्जित कर रहा है। एक मतलब एनर्जी को ग्रहण कर रहा है तो वो बाहरी कक्षा में जा रहा है, और जब वो एनर्जी निकाल रहा है तब वो जा रहा है अंदर की कक्षा में। ठीक है, अंदरूनी कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक माना जाता है? तो नील्स बोर, ई रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक। तो रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में परमाणु के नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी तथा इसके बाद नाभिकीय बलों के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या करा था कि परमाणु के नाभिक को धनावेशित होने की खोज करी थी। इन्होंने क्या कहा था कि जो परमाणु का नाभिक है वो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें। ठीक है, उसकी खोज करी थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र से दर्शाया जा सकता है? तो इसमें सूत्र पूछ रहा है। तो इसमें कह रहा है कि बोरी बरी योजना। ठीक है, बरबरी योजना इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, बरबरी योजना के अनुसार जो परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक की अधिकतम संख्या जो होती है वो होती है 2n²। यही फार्मूला है। ठीक है, 2n² यानी ऑप्शन डी।
ठीक है। जहाँ n जो होता है वो कक्ष की संख्या होती है, यानी ऑर्बिट्स की संख्या होती है n। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, m कक्ष में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कक्षा जो होती हैं वो निम्नलिखित होती हैं, कौन सी, कि KLMN। ठीक है। और किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2n² के बराबर होती है। ठीक है। तो n इक्वल टू क्या होता है, KLMN या 1 2 3 4। तो दिया गया है जहाँ पे m कक्षा में शामिल हो सकते हैं, तो m जो है नंबर 3 पे आता है। तो n इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब 2n² होता है। तो उसको जो है m कक्षा में शामिल हो सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, वो हो सकते हैं 18। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो KLMN होती हैं। तो तीसरे शेल यानी m में कितनी होगी, तो m में निकालना है तो 2n² का फार्मूला लगा दो, 1 2 3 4। k में k की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4। ठीक है। तो 2n² अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो तीसरे में पूछ रहा है, तो 2n² बराबर 18। ठीक है। तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी वो होगी 18। एक फार्मूला याद रखना है सिंपल सा, 2n²। ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकाल लेंगे आप किसी भी ऑर्बिट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होंगे? अगर परमाणु की संख्या जो है 13 है, ठीक है, तो 13 अगर हम करते हैं तो उसमें क्या करें, कितने जो है इस तत्व में कितने सेल होंगे, सेल की संख्या निकालना है। ठीक है। तो इसमें सेल की संख्या जैसे हम लोग जोड़ते हैं 2n² फार्मूला लगाएंगे, तो के में कितने होंगे, 2 2 केवल, और एल में कितने होंगे, 4 2 6, 4 दूनी 8। ठीक है। तो मैक्सिमम होंगे 8। और नंबर 3 एम में कितने होंगे, 18 तक मैक्सिमम हो जाएंगे 18। तो उसमें कह रहा है कि एक तत्व में तत्व की परमाणु संख्या है वो है 13। परमाणु संख्या होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे उसमें बता रहा है 13, तो 2n² बराबर हो जाएगा 18। 18 अगर हम तीसरी एम सेल में जाएंगे तो इसमें आ जाएगा कि कौन सी सेल में होंगे, कितने सेल होंगे, उसमें होंगे 3। इसमें तो 13 ही है ना, तो ये तीसरी सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, 2n² जोड़ देंगे तो इसमें मैक्सिमम जो है वो चतुर्थ श्रेणी, मतलब n कक्ष में जोड़ रहा है वो, तो उसमें मैक्सिमम होंगे 32। कैसे, 2n² का अगर रख देंगे उसमें n जो चौथा कक्ष है उसकी जगह पे 4 रख देंगे, n की जगह पे 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर 16 गुणा 2 बराबर 32। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर कर सकती है? तो इसका सूत्र अभी हम बता ही रहे हैं इसके बारे में, इसका सूत्र है 2n²। ठीक है। इसको जो है क्या कहते हैं कि 2n²। ठीक है। और किसी भी सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, सब सेल, एक तो होती है सेल मतलब KLMN, और एक होती है सब सेल। सब सेल में होती है 4l+2। ठीक है। उसमें होते हैं SPDF जो वो ऑर्बिट्स होते हैं, SPDF माना जाता है उनको, मतलब उनको नाम से जाना जाता है, S ऑर्बिट, P ऑर्बिट, D ऑर्बिट, F ऑर्बिट। तो इसमें जो है L का मान जो होता है वो 0 1 2 3 होता है। ठीक है। ये आगे के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम बताएंगे आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 284। ठीक है। 284 है, तो उसका क्या निकालना है, वो कौन सा कौन सी धातु है। ठीक है। तो उसमें ऑप्शन दिया गया है आर्गन और फास्फोरस और क्लोरीन और सिलिकॉन। ठीक है। तो 284 अगर विन्यास दिया गया है तो इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या इसमें जोड़ देंगे, इन तीनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं इससे इलेक्ट्रॉनिक संख्या पता लग जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या जिससे पता लग जाएगी उसका विन्यास, अगर उसका परमाणु क्रमांक जोड़ दिया, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका परमाणु संख्या होगी, यानी एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर 14 निकलता है, तो 14 नंबर इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है वो है सिलिकॉन का। ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, किसी भी जो परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, ठीक है, जो परमाणु के कक्ष होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, हीलियम को छोड़ के। ठीक है, तो आवर्त सारणी में हीलियम जो है वो 18वें ग्रुप में आता है। ठीक है, 18वें जो भी नोबेल गैस होते हैं वो 18वें स्तंभ में रखे गए हैं तथा अक्रिय गैस कहलाते हैं, क्योंकि इनके परमाणु के बाहर कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अष्टक नियम के अनुसार पूर्ण होती है। मतलब उसमें जो है बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अष्टक नियम के अनुसार पूर्ण होती है। हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 8। ठीक है, इसीलिए इन्हें अष्टक ग्रुप में शामिल किया गया है। ठीक है, और ये कौन कौन से हैं? ये हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेनॉन। ठीक है, ये हैं। तो हीलियम की एटॉमिक विन्यास जो है वो 2 है, नियॉन की 2-8 है, आर्गन की 2-8-8 है और क्रिप्टॉन की 2-8-18-8। ठीक है, जेनॉन की 2-8-18-18-8 और रेनॉन की होती है 2-8-18-32-18-8। ठीक है, एसपीडीएफ के उस पे इनकी इलेक्ट्रॉन की ये व्यवस्था है। ये इनका जो बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो कक्ष संख्या होती है, इसके माध्यम से इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में और 18वें स्तंभ में रखा गया है और इन्हें जो है अष्टक ग्रुप में शामिल किया गया है। ठीक है, ये ज़्यादातर अक्रिय गैसें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-5 है, उस तत्व का नाम क्या है? अगर देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, जैसे 2-8-5 दिया गया है, तो इनको तीनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, इन तीनों को जोड़ के 2-8-10-5-15, 15 किसका एटॉमिक नंबर है? जिसका एटॉमिक नंबर होगा वही उसका नाम होगा। ठीक है, कोई भी तत्व हो। तो ऑप्शन है फास्फोरस। फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, मतलब एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है 15 और एटॉमिक मास होता है 31। ठीक है, सल्फर का एटॉमिक नंबर है वो 16 है और क्लोरीन का वो है 17 और उसका मैग्नीशियम का है वो है 12। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके इस तरह दिए गए हैं। 2-8-5 ये फास्फोरस का है। ठीक है, 2-8-6 ये है सल्फर का और 2-8-7 ये क्लोरीन का और 2-8-2 ये हो गया मैग्नीशियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2-8-2 है, तो इसका कितना हो गया? ये है 2-8-2। अभी हमने बताया था कि 2-8-2 दोनों को जोड़ देंगे तीनों को, तो 2-8-10 और 2-12, 12 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? वो होंगे मैग्नीशियम में। तो मैग्नीशियम में, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2-8-2। और बाकी जो दिए गए हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समझ लेते हैं। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है वो 19, 19 को जोड़ लेते हैं 2-8-8-1। ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या होती है वो 11 होती है 2-8-1, मैग्नीशियम की होती है 12 2-8-2 और रेडॉन की होती है 86। ठीक है, रेडॉन 2-8-18 32-18-8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातुओं में आमतौर पर बाहरी कक्षा यानी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अधातुओं में। ठीक है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, इनकी जो अधातु जो होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं होता है। अगर जिस भी तत्व में बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो हो जाएगी धातु। जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो क्या होगा कि वो करंट को और एनर्जी को वो प्रवाहित करेगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो करंट प्रवाहित करता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा वो हो जाएगी क्या? अधातु। ठीक है, तो वे तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो तत्व जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ना कि छोड़ते हैं, रिलीज नहीं करते हैं, ये ग्रहण करते हैं, वो अधातु कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, मतलब निगेटिव चार्ज बनाते हैं। और अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह यानी कक्षा में जो होता है
वो 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जबकि बाहरी धातुओं की बाहरी कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अधातु में कितने होंगे? 4 से 6 इलेक्ट्रॉन। तो यानी ऑप्शन वो 4 से 8 इलेक्ट्रॉन, तो यानी ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी सतह में अधातुओं में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। देखो 8 इलेक्ट्रॉन अगर बाहरी कक्षा में होंगे तो वो आ जाएगा अक्रिय गैसों में शामिल, ठीक है। अक्रिय गैसों में यानी अष्टक ग्रुप में शामिल होने वाला, ठीक है। तो सिलिकॉन, वो सल्फर, एल्युमिनियम, फास्फोरस और आर्गन। तो सिलिकॉन नहीं, सल्फर और एल्युमिनियम, फास्फोरस ये तो अलग हो गए, ठीक है। आर्गन जो है वो अक्रिय गैसों में है। तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16 और 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। बाह्य कोश में इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 6 पाए जाते हैं, ठीक है। और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। इसकी बाह्य कोश में कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। और आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। इसकी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। अतः स्पष्ट है कि जो आर्गन है, आर्गन के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन तथा 3 कोष हैं, ठीक है। 3 कोष हैं और 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तत्व ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे मतलब 2 तत्व दिए गए हैं, ठीक है। ए का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s², 2s², 2p6 और 3s1 है, ठीक है। और बी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4 है। तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा? ठीक है, इनका संयोजन कराना है, ठीक है, यानी फ्यूज़न, ठीक है। तो इनका फ्यूज़न अगर करेंगे तो यदि तत्व ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा ऐसा इतना इतना है, तो इन तत्वों का संयोजन द्वारा निर्मित जो है वो A2B यानी सोडियम सल्फाइड बनेगा, ठीक है। सोडियम सल्फाइड होगा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी जो अष्टक ग्रुप को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चाहिए हैं, वो फ्री होते हैं, जो मतलब ऐड होंगे तो अष्टक ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन वही कहलाते हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6। ऑक्सीजन को अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, ठीक है। अष्टक अगर पूर्ण करना है मतलब 8वें ग्रुप में शामिल होना है तो क्या होगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। और तब 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होगी तो वही क्या होंगे, इसमें जो है 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p3 है। आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? ठीक है, अब ये पेरियोडिक टेबल की बात कर रहा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2 और 3p3 है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि आवर्त सारणी में फास्फोरस तत्व के ठीक नीचे नीचे जो होता है वो आर्सेनिक तत्व उपस्थित है, ठीक है। आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? वो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2, 4p3। यानी इसका परमाणु क्रमांक जो है, जो फास्फोरस से नीचे वाले मतलब फास्फोरस वाले ग्रुप में उसका अगला जो वो आएगा, अगला जो तत्व होगा वो है आर्सेनिक और इसका परमाणु क्रमांक जो होगा वो होगा 33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोडियम की बात कर रहा है। ये रोडियम जो है अक्रिय ग्रुप में, अक्रिय जो शैली अष्टक ग्रुप में अक्रिय जो गैसें हैं उसमें सबसे नीचे का है, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका है कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d8 और 5s1। तो रोडियम का जो है परमाणु क्रमांक होता है 45। ठीक है। कक्षाओं और उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को, ठीक है, कक्षाओं एवं उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इसके द्वारा परमाणु रासायनिक व भौतिक के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 287 है। तो 2 8 10 7 17, 17 पे आता है क्लोरीन। ठीक है। तो क्लोरीन एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 27 है, वो 17 है, तथा क्लोरीन का संकेत जो होता है वो होता है Cl। ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। यह साधारण नमक में क्लोराइड के रूप में उपस्थित होती है और समुद्र के जल में बहुत अधिक मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सामान्य तापमान पर क्लोरीन गैस के रूप में पाई जाती है और इसका प्रयोग तरणतालों और पीने के पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग जो होता है वो पीने के पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। थैंक यू।